जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 67। आज के लेक्चर में बजटिंग के हम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। होम असाइनमेंट में क्वेश्चन तो ज़्यादा थे, 4-5 थे। वो क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए दिए गए थे क्योंकि दरमियान में 2 छुट्टियाँ आ गई थी, 9 और 10 मुहर्रम हराम की। इस वजह से कुछ टाइम एक्सपेक्टेड था कि आपको मिलेगा, तो गालबन 4 या 5 क्वेश्चन थे। उनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी है, इन क्वेश्चंस को करते हुए क्या आपको पता चल गया कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है? पहली चीज़, फॉर्मेट क्या होगा, और मोर देन 80% जो इंफॉर्मेशन है उसे आपने बजट में इंक्लूड कर दिया। ऐसा ही है? कितने स्टूडेंट्स ने ये टास्क कर रहे? हाँ, 1 या 2 एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में ऐसी होंगी और होती हैं जिनमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। 1 या 2 एडजस्टमेंट के अलावा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उन्हें 1-2 एडजस्टमेंट्स के अलावा और प्रॉब्लम नहीं आई? हाथ उठाइए। तकरीबन सारे ही स्टूडेंट ऐसे हैं 1-2 के अलावा जिन्होंने लगभग सारा क्वेश्चन कर लिया, उसमें 1-2 एडजस्टमेंट। और याद रखें, ये 1-2 एडजस्टमेंट्स जो हैं यही रिवीजन में आपने यूज़ करनी है, इन्हीं को रिवाइज करना है। यानी जब कभी आप रिवीजन करेंगे इस टॉपिक की, तो बजाय ये कि हर क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना शुरू कर दें, आप चंद एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें कि ये क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव है, ये क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव है। इसमें जैसे फाइनल काउंट्स में नहीं करते, काउंटिंग में नहीं करते आप, कि जब रिवीजन करनी है तो आपने चंद एक क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए होते हैं कि इनमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर हो जाती हैं, इनको हमने प्रैक्टिस करना है। और बाकी क्वेश्चन में सिर्फ आपने क्वेश्चन को पढ़ के उसमें जो सबसे अहम एडजस्टमेंट होती है सिर्फ उसको रिवाइज करना होता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है? तो बजटिंग में ऐसा होगा कि आपको लगभग, अगर फर्ज कीजिए क्वेश्चन में बजट में 10 उसने इंफॉर्मेशन दी है, 1 या 2 इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, बाकी 8 या 9 इंफॉर्मेशन आप उसका बजट, उसका इस्तेमाल आसानी से कर लेंगे। अगर आप इस लेवल पे हैं तो इसका मतलब है आप एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन आपकी हो गई। ठीक है? लेकिन जाहिर है वो जो एडजस्टमेंट्स है वो भी आपने उनको समझना है। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि वो जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो आपने उसको इग्नोर कर देना है, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा। बल्कि क्या कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में जो इक्का दुक्का एडजस्टमेंट्स होंगी कम्प्लेक्स, ठीक है, ये आती रहेंगी। ये कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये समझे सीखने के लिए ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखें। और यही एडजस्टमेंट्स काम की हैं, इन्हीं को आपने अलग से नोट करना है। जैसे मटेरियल कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइफो के केस में, या जैसे जब मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड आएगा तो हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से करनी है। ठीक है? ये इस तरीके से आप जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का फर्क होगा तो प्रोडक्शन शेड्यूल हमने कैसे बनाना है। इस तरह की जो यूनिक एडजस्टमेंट्स हैं ये आपने अलग से किसी नोटबुक पे किसी जगह पे लिख ले। ठीक है? एक पेज बना ले, 2-3 पेज बना ले। उस जब कभी आपने रिवीजन करनी हो तो जो भी हर क्वेश्चन की कम्प्लेक्स वाली एडजस्टमेंट है जिसकी आपने समरी बनाई होगी, आपने सिर्फ उस पेज को रिवाइज करना है, जो 2-3 पेज होंगे। इंशाल्लाह आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। डन जी? आइए चलते हैं। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंथ है, उसकी रीज़न ये है कि आज हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, हमने इनको प्रैक्टिस करना है। तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे भी रिलैक्स होके आए हैं आप, तो फ्रेश होंगे। ठीक है? चलिए, पहले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। सादिक लिमिटेड वाला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है मुल्तान स्टार वाला। कौन सा पहले करें जी? स्टार वाला या सादिक? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल, दोनों ही करने हैं वैसे, कितने स्टूडेंट का ख्याल है मुल्तान स्टार वाला पहले करें? हाथ उठाए। कितनों का ख्याल है सादिक वाला पहले करें? बराबर बराबर ही। चले सादिक वाला पहले कर लेते हैं जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द बजटेड नेट कैश इन फ्लोज और आउटफ्लो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। कैश बजट का क्वेश्चन आ गया जी। ठीक है जी? कोई दिक्कत की बात तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है आपने, कैश का बजट आ गया तो प्रॉफिट लॉस बजट भी बनाना है। लेकिन कौन से वाला? सिर्फ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की हद तक, बाकी एक्सपेंसेस की वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अमूमी तौर पे एक्सपेंसेस वो कहता है सेम पीरियड में पे हो रहे हैं, तो उनका अलग से बजट बनाने की जरूरत नहीं है, यानी प्रॉफिट लॉस बजट में अलग से शो करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? फिर से सुन लें, कैश बजट है, कैश में प्रॉफिट लॉस बजट भी बनेगा।
यस, क्यों बनेगा भला? क्योंकि जो कैश रिसीव ऑन डेटर्स की फिगर है सेल से आएगी, कैश पे टू क्रेडिटर्स की फिगर जो है वो परचेजेस से आएगी। ठीक है, तो यही दो मेन फिगर्स होती हैं। बाकी एक्सपेंसेस का प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस को शो करवाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम शो करवाएंगे। कह रहा अज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर। क्या मतलब? कह रहा कि ये किस लिए इंफॉर्मेशन दे रहा भला? बजटिंग के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किस लिए दे? रेशोज के लिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। किसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए? डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, इन्वेंट्री का। किसका? फिर से बोले, किसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए? डेटर का, क्रेडिटर का, इन्वेंट्री का। जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सादिक लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2018। 2018 का बजट बनाना है हमने। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। पिछले साल के ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। आपको पता है अमूमी तौर पे बजट का स्टाइल उसका यही होता है। कभी वैसे जीरो बेस्ड बजटिंग भी करवा लेते हैं हमसे, जीरो बेस्ड बजटिंग बताया था ना आपको। लेकिन अमूमी तौर पे क्या करता है, पिछले साल की फिगर देता है, क्या कहता है, इस साल की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करें उसकी बेस पे। सेल्स 30% कैश सेल्स है, ठीक है, 7500। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी एज एंड 1 जनवरी 2017 अमाउंटिंग टू ₹152 मिलियन। क्या ये हमारे साल, जिस साल का बजट बना रहे हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक है या कि प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है? प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। डेट को अंडरलाइन कर लें और अमाउंट 152। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ऐसे ही है। There were no opening and closing inventories of work in process and finished goods। चलें, गुड हो गया ये। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? इससे हमें क्या, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड वर्क इन प्रोसेस तो अमूमी तौर पे होता ही नहीं, कदू का क्वेश्चन में बजटिंग में कहीं आएगा तो आएगा, अमूमी तौर पे नहीं। ये इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला? रॉ मटेरियल है। फिनिश गुड्स का ना होना या सेम होना, इसे क्या इंटरप्रिटेशन हम लेते हैं? क्या जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही सेल्स है, ग्रोथ रेट। इसका मतलब ये हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो सेम रेशो से बढ़ेंगे। एसएल फॉलोज FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। FIFO मेथड जो यूज करता है। अच्छा, FIFO से क्या जहन में आता है हमारे, क्या याद करवाया था आपको? FIFO इफेक्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जब मटेरियल कंज्यूम्ड को इफेक्ट करता है तो क्या इफेक्ट होता है? जो मटेरियल कंज्यूम्ड है इसके हम दो हिस्से करते हैं, ओपनिंग को अलग करते हैं, रिमेनिंग को अलग। और जो रिमेनिंग वाला होता है उस पर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आती है, ओपनिंग पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? ओपनिंग तो पिछले स्टॉक है। शाबाश, याद है। जहां कहीं FIFO आ जाए समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली वो यही एडजस्टमेंट आपसे टेस्ट करवा रहा है। इस एडजस्टमेंट में ग्रिप है ना आपकी? शाबाश। Following are the projection to be used in the preparation of the budget. Selling price would be reduced by 5%. Selling price क्या कह रहा है? कैश की रिड्यूस करेंगे कि क्रेडिट की करेंगे कि सबकी कह रहा है? पक्का इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझना सीखे। आपको पता है बजटिंग के अंदर एक एक लफ्ज में ऊंच नीच करके वो चेंज कर देता है इसको, ये बात आपको पता है ना। बजटिंग में एक एक लफ्ज अहम है, ध्यान से पढ़ना है। सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस, जैसे था कस्टमर और डेटर्स, इनमें फर्क है, पता है ना। सप्लायर्स में और क्रेडिटर्स में फर्क है। क्रेडिटर सिर्फ क्रेडिट वाले, डेटर सिर्फ डेबिट वाले, लेकिन जब सप्लायर और कस्टमर का वर्ड यूज करता है सारे, कैश भी क्रेडिट में। सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%। फर्दर क्रेडिट पीरियड ऑफर टू कस्टमर वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन तो सेल्स का बजट बनाते हुए हम यूज कर लेंगे। सेल प्राइस कम हो जाएगी, वो हम देख लेंगे जितनी भी सेल प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 0.95 हो जाएगा, ऐसा ही है। इसका इस्तेमाल क्या होगा? क्रेडिट ऑफर टू कस्टमर्स वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, यू ना समझे ये उसने फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज दिया है, यू समझे ये उसने कहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्या होगा इस साल का और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्या होगा, ये समझे। जो दिखा रहा है वो ना समझे, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी है वो समझे। ये क्या दिया उसने? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। ये क्या दिया है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। As a result, volumes of cash and credit sale are expected to increase by 10% and 5% respectively. ये इस क्वेश्चन की मेरे ख्याल में सबसे अहम एडजस्टमेंट है।
फिर से पढ़िए इसको जरा, क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल एक्सपेक्ट। कैश सेल कितने से बढ़ रही है, 10% से, क्रेडिट सेल कितने से बढ़ रही है, 5% से। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये इंफॉर्मेशन किस लिए दिया उसने, ये है क्या, ये ग्रोथ रेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नई प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ रेट कैश की उसने लग दी है, क्रेडिट की उसने लग दी है। तो हमने क्या करना है, हमने कंबाइन ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना, हमने एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। कौन सी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है, एवरेज। भाई बात को समझे, उसने कैश से अलग से दी है, क्रेडिट से अलग से दी है। ठीक है, जब हमने चीजें प्रोड्यूस करनी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, भाई ये ग्रोथ रेट से इफेक्ट होते हैं, ये हमें पता है। क्या इसी से इफेक्ट होते हैं कि कैश की सेल कितनी है और क्रेडिट की सेल, यानी कैश में जो सेल करेंगे उसका स्टॉक बनाने की कॉस्ट डिफरेंट होगी, क्रेडिट में जो सेल करेंगे उसका स्टॉक बनाने की कॉस्ट, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है हमें कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कैश और क्रेडिट की सेल अलग अलग नहीं चाहिए, हमें सिंगल ग्रोथ रेट चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, कैश और क्रेडिट का अलग अलग नहीं चाहिए होता। ठीक है, हमें दोनों कैश और क्रेडिट का कंबाइंड ग्रोथ रेट चाहिए होता है। भाई ये बात समझ आ रही है। तो इसका कंबाइंड ग्रोथ रेट क्या होगा भला, इसका कंबाइंड ग्रोथ रेट क्या होगा, अभी कैलकुलेट किए लेते हैं, अभी कैलकुलेट। देखिए फर्ज कीजिए पिछले साल की सेल्स थी 100%, जरा गौर से देखिए, पिछले साल की सेल्स क्या थी, 100%। तो इस साल की सेल्स क्या होगी, इस साल की सेल होगी 100%, यानी 100 इंटू 0.3 कैश सेल, कैश वाली सेल आ गई, और कैश सेल में कितनी ग्रोथ है, 10% इंटू 1.1। भाई बात समझ आए, ये इस साल की कैश सेल हो गई, पिछले साल की कितनी थी, 100 इंटू 0.3, पिछले साल की यही थी ना 100 इंटू 0.3, इस साल की कितनी हुई, 100 इंटू 0.3 इंटू 1.1। नहीं समझ आई, आई तो फिर क्रेडिट की कैलकुलेट करें। क्रेडिट में कितनी ग्रोथ है इस साल, क्रेडिट की कितने परसेंट होगी इस साल की, 100 इंटू 0.7 इंटू 1.05। इसको सॉल्व कर लें। पिछले साल अगर टोटल सेल 100 थी तो इस साल की टोटल सेल्स कितनी होगी, जल्दी से बताएं कि सर 106.5 होगी, कितनी होगी, 106, शाबाश शाबाश, 106.5। इसका मतलब क्या है भला, ये एवरेज ग्रोथ रेट है, कैश की लगती है। हमने क्या किया, बेसिकली मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, हमने सिर्फ ये किया है कैश सेल और क्रेडिट सेल की एवरेज ले ली है। क्या किया है, कैश सेल की एवरेज ले ली है, समझे कितनी आई इस साल की। अब इसका मतलब है कंबाइंड ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ कितनी आई, नहीं 106 नहीं, 100 तो बेस है, 6.5%। तो लिख लीजिए जी ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 6 पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मुझे है भाई। कैश सेल और क्रेडिट सेल तो इससे पहले भी आती होती थी, रोज वाले क्वेश्चन में भी आई थी, लोटस वाले क्वेश्चन में भी आई थी। जिन दोनों क्वेश्चन को देख के मुझे बताइए वहां पे हमने क्यों नहीं एवरेज कैलकुलेट की है, शाबाश। वहां पे टोटल ग्रोथ रेट उसने खुद से, जरा एक दफा पढ़ लें, एक दफा पढ़ लें, जरा कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। रोज वाला क्वेश्चन, आधे स्टूडेंट रोज वाला, ये वाली जमात रोज वाला और ये वाली जमात लोटस वाला क्वेश्चन पढ़े और उसमें सेल्स की इंफॉर्मेशन देखिए और मुझे बताइए हमने ये वाली एवरेज उधर क्यों नहीं कैलकुलेट की। उधर सिंगल रेट दिया था वो यूज कर लिया, हाँ उसमें उसने टोटल सेल वॉल्यूम ग्रोथ दिया था, यहां पे उसने कैश का अलग दिया है, क्रेडिट का अलग दिया है। भाई बात समझ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं देखना कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये भी सोचना है क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। डन जी, आगे चलें। अब मैं ग्रोथ रेट में 6.5% को अगर यूज करूं तो आप परेशान तो नहीं होगे, सर पूरे क्वेश्चन में ये तो कहीं दिया ही नहीं हो, आप कहां से यूज कर रहे हैं।
ये कहाँ से आया ये तो नहीं पूछेंगे। अगर मैं ग्रोथ रेट 6.5% एक्सपेंसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए 6.5% यूज करूं तो मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे कि सर पूरे क्वेश्चन में तो है नहीं, कहां से यूज कर रहे हैं। पक्की बात। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6.5% जेल में रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारा, ये आपको चाहिए तो ऊपर रेस कर दें। 6.5 तो पहुंच गए हम। अच्छा एज ए रिजल्ट ओके, रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज 5:3:2 ऑफ फॉर रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या ब्रेकअप दे दिया। ऐसा करें अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ ना ऐसे वो त्रिशूल सा नहीं होता, वो तीन वो बना दें। इसमें लिख लीजिए मटेरियल कितना है 5 यानी 2000, और लेबर कितना है 3 यानी 1200, और ओवरहेड कितना है 2 यानी 800। ये उसने आपको रेशियो नहीं दी, बज़ाहिर रेशियो दी है, असल में उसने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मटेरियल लेबर ओवरहेड की अमाउंट दी है। शाबाश, जरा कैलकुलेट कर लें भाई, जो चीज ऊपर निमटती जाए ऊपर ही निमटा देना। जैसे वो सेल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट भाई आगे चले। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड 20% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर फिक्स। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड में 20% फिक्स्ड है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर ईयर अमाउंटिंग टू ₹100 million was portion between manufacturing cost and operating expense in the ratio of 7:3। यानी टोटल डेप्रिसिएशन 100 है, मैन्युफैक्चरिंग में कितनी जाएगी 7 यानी 70, और ऑपरेटिंग में कितनी जाएगी 3rd। ये क्यों बता रहा भला, बजट में इसको एक्सक्लूड करना। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी वुड बी मेंटेन्ड एट 30 days of consumption अप टू 31 दिसंबर इट वाज मेंटेन्ड एट 40 days of consumption। ये ना समझे कि उसने डेज दिए हैं, बल्कि क्या समझे, ये उसने आपको बैलेंस दिया है। ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है इन्वेंट्री का, हमारे साल का, यानी पिछले साल का क्लोजिंग है। और ये क्या है, हमारे साल का क्लोजिंग। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग। हमारे साल का ये ओपनिंग बैलेंस है 45 days, ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस, भाई क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग कैसे कैलकुलेट होगी, कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 360। ओके, ये डेज नहीं है, ये बैलेंस है जो उसने दिए हैं आपको। रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड डायरेक्ट लेबर रेट वुड इंक्रीज बाय 10% एंड 6%। ये मटेरियल का इन्फ्लेशन रेट और लेबर का सिंपल इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल अदर कास्ट वुड बी 5%। ये ध्यान में रखिएगा, अलग अलग इन्फ्लेशन रेट दी है, किसी क्वेश्चन में सिंगल इन्फ्लेशन रेट दे देता है, किसी में मल्टीपल दे देता है। हालांकि दोनों तरीकों से इन्फ्लेशन का कंसेप्ट टेस्ट हो जाता है, लेकिन जब उसने बिला वजह कम्प्लेक्स करना हो क्वेश्चन क्या करेगा, हालांकि फर्क कोई नहीं पड़ता। ये सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा देने से क्वेश्चन कैसे लेंथी होता है लेकिन कम्प्लेक्स नहीं होता। बस उसने अपनी तरफ से कोशिश की है लेंथी करने की, कम्प्लेक्स क्योंकि इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट सेम है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ पेमेंट टू रॉ मटेरियल सप्लायर इन 30 days इज टू बी चेंज टू 15 days। अब रॉ मटेरियल जो सप्लायर्स है, सप्लायर मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, उनको पेमेंट हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, चेंज टू 15 days। पुराने कितनी पेमेंट थी पहले, ये ना समझे ये उसने 30 days दिया है और ये 15 days दिया है, बल्कि क्या समझे, ये उसने क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। ये क्या दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। डन जी। इंफॉर्मेशन से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए नहीं हो, नहीं, सारी पुरानी। रेशोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एवरेज हमें, इन्फ्लेशन है, डेप्रिसिएशन है, सब कुछ। अब सिर्फ हमने इसको सॉल्व करना। स्टार्ट करें जी। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमने सेल्स को डील करते हैं, ठीक है। सेल्स क्या करेंगे हम, कैश सेल्स अलग करें, क्रेडिट सेल्स अलग करें। शाबाश। चलिए मुझे बताइए जरा, एक मिनट जरा थोड़ा सा। सेल्स है, अब ये प्रॉफिट लॉस पहले बना दिया ना, ऐसे ही था ना,
पहले प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, सिर्फ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का। ओके, तो सेल्स में कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल्स कितनी है? कैश सेल्स कितनी है जी? पिछले साल था 7500 टोटल सेल थी, इसका 30% कैश सेल थी, और अब क्या हुआ फिर? इस साल की एडजस्टमेंट क्या हुई? 5% से प्राइस लेस की। पहले ग्रोथ रेट, सॉरी हम पहले ग्रोथ रेट करते होते ना। ग्रोथ रेट कितना आया इसमें? ग्रोथ रेट कितना था कैश सेल में? 10%। ये 10% पड़ा है 1.1। क्या प्राइस का भी फर्क पड़ा? यस, 0.95। 2351। वो किधर है भाई जो प्राइस मैच करते होते थे फिगर्स? आज आप ये रोल, शाबाश, आज आपके लिए चाहिए इंशाल्लाह। 2351 डन जी। थोड़ा जगह की तंगी है क्योंकि हमने दोनों क्वेश्चन उधर प्रेजेंट करने हैं, उम्मीद है आप कंप्रोमाइज कर लेंगे। क्रेडिट सेल किधर? क्रेडिट सेल किधर है? 7500 इंटू 0.7 इंटू 1.05। ग्रोथ रेट इसके ऊपर की 10% है, इसकी 5% इंटू 0. प्राइस तो इसकी भी कम हुई है, तो कितना हुआ? 5237 डन जी। अब इसके बाद क्या करना है? फटाफट उठा दें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हमने करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ब्रेकअप आपने प्रिपेयर कर लिया था, ऐसा ही है, रॉ मटेरियल, लेबर, एफ। हाँ जी, तो आइए भाईजान, ये क्या कर रहे हैं? मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये परचेजेस फ्रॉम मार्केट तो उस वाले क्वेश्चन का था, मुल्तान स्टोर वाला। ध्यान से देख ले यार, है? ठीक है, इसको ठीक कर ले जरा, फटाफट इसको ठीक करे, मैंने कैलकुलेशन करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चले कोई बात नहीं, आप करेंगे पहले, मैं नहीं करूंगा। अच्छा हो गया। पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, तीन चीजें आएंगी, मटेरियल, लेबर और एफओएच। डन जी। मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड पिछले साल का। अब क्या करना है फिर? हाँ जी, इसमें से पिछले साल का जो है बैलेंस अलग करना है, फिर उसके बाद इस साल वाले को अलग करना है। एडजस्टमेंट याद है आपको? शाबाश कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी एडजस्टमेंट कीजिए, शाबाश, पास कीजिएगा। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम की जी। कितने स्टूडेंट्स ने मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया? शाबाश। आइए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम्ड। भाई कैसे कैलकुलेशन होती थी मटेरियल कंज्यूम्ड की? पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है भला बताइए? पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 2000। शाबाश शाबाश। 2000। भाई ये तो थोड़ा सुस्त बैठे हैं, इनके लिए चाय है। आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथी है, चाय मंगवा, सबके लिए मंगवा ले, मेरे लिए भी छोटा सा। 2000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लास्ट ईयर का कितना है? 2000। क्या करें इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए? क्या करें? अभी डिवाइडेड बाय नहीं, इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट? इनटू 1.065 ग्रोथ रेट कितना आया? 2130। मुझे बताइए इस 2130 से इन्फ्लेशन रेट को मल्टीप्लाई कर दें? नहीं 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 नहीं, FIFO मेथड है। FIFO मेथड है तो क्या करना है? ओपनिंग को अलग कर देना, दो हिस्से करने हैं, ओपनिंग को अलग, क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग तो दिया ही नहीं, निकालेंगे कैसे? पिछले साल के मटेरियल कंज्यूम से। हाँ, उसने बताया था कि इन्वेंट्री बैलेंस पिछले साल का क्लोजिंग कितना है? पिछले साल का 45 डेज। कहां लिखा हुआ है बताएं, नंबर बताएं कहां? 0.4 में लिखा हुआ है। मैं 45 डेज अपनी आंखों से देखूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा।
45, उससे कारण वुड बी मेंटेन। अब 30 दिन है, पिछले साल 45 दिन थी। ओके, अब मेरी तसल्ली हो गई, अब मेरी तसल्ली हो गई। अब क्या करना है इसको, अब ये देखे पिछले साल का, इस साल का ओपनिंग यानी पिछले साल का क्लोजिंग कैलकुलेट करना है, जो कि पिछले साल कितना था, कितने दिन, 45। तो इसका मतलब पिछले साल का मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, 2000। भाई साथ है मेरे, 2000 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 45। बोले ये कैलकुलेशन समझ आती है? कितनी अमाउंट आई, 250। ठीक है, पिछले साल की कंजम्पशन की बेस पे कैलकुलेट किया। भूमि तौर पे पहले हमें क्वेश्चन में खुद देता था, अब नहीं दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब बाकी कितना है, 2130 माइनस 250, 1880। इसको मल्टीप्लाई करना है, इन्फ्लेशन रेट कितना है मटेरियल का, 10%, 1.1 2068 ऐड कर लें, 2068 प्लस 250। तो इस साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ गया, ये यहां से लेके यहां तक, 2318। देख कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर इसका मतलब है साथ ही यहां पे भी फिल कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ओपनिंग स्टॉक 250। ठीक है जी ना। अब आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितना, मैं 1 मिनट, हाँ पहले 30 डेज की बेस पे है, मटेरियल कंज्यूम का 30 डेज, मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन क्या होगी, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल में सबसे अहम एडजस्टमेंट बताइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये वाला आएगा या कोई और, जहन में रखिएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट करने के लिए रॉ मटेरियल यूज करते हैं कंजम्पशन, लेकिन ये मेथड कौन सा है, FIFO। और इस अमाउंट के अंदर हाँ पिछले साल वाला भी शामिल है। तो हमें वो वाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड चाहिए जिसमें सारे का सारा इस साल वाला है। इस बात को समझे, सबसे अहम एडजस्टमेंट ये, बाकी कैलकुलेशन है, कंसेप्ट ये है क्या कि भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, सॉरी रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, किस बेस पे करेंगे सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30, ये कैलकुलेशन होगी। लेकिन असल सवाल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कौन से वाला, क्या जो एक्चुअल है वो, या के क्यों एक्चुअल वाला नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि एक्चुअल पिछले साल का ओपनिंग पड़ा, जबकि FIFO कहता है वो तो सारा सेल हो गया, वो तो क्लोजिंग में होगा ही नहीं, पिछले साल वाला क्लोजिंग, FIFO क्या कहता है, पिछले साल वाला क्लोजिंग में होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कौन से वाला लेना है, हाँ करंट ईयर के रेट्स वाला, कौन से वाला, करंट ईयर के रेट्स वाला। ये समझे, ये एक्चुअल नहीं लेंगे, करंट ईयर के रेट्स वाला लेंगे। करंट ईयर के रेट्स वाला कैसे आएगा, ये वो यहां से आएगा, ये सारा ऐसे कैलकुलेट किया, इसके साथ यहां पे कर ले क्या, मल्टीप्लाइड बाय 1 अलग अलग करने के बजाय इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना आया 2343, इसको यूज करना है 23। तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2343 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 30, कितना आया 195। ये साइंस देखे क्या है, ये साइंस देखे। सबसे अहम एडजस्टमेंट क्वेश्चन में ये, एक ग्रोथ रेट वाली थी, एवरेज ग्रोथ रेट, दूसरी ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाली है, बाकी इसमें कुछ नहीं पड़ा होगा। फिर से मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है लेक्चर खत्म करने की, तसल्ली से देखें क्या किया भाई, ओपनिंग स्टॉक उसने नहीं दिया था, वो कैसे कैलकुलेट किया, पिछले साल के मटेरियल कंज्यूम्ड से
क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया? इस साल के मटेरियल कंज्यूम्ड से। ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया? क्लोजिंग कैसे किया? इस साल के मटेरियल कंज्यूम्ड से। लेकिन चूंकि इस साल में इन्फ्लेशन रेट दिया है तो इसका मतलब ओपनिंग अलग है, क्लोजिंग। तो हमने इसको इस साल के रेट्स पे लिया, मटेरियल कंज्यूम्ड एक्चुअल नहीं लिया। मटेरियल कंज्यूम्ड कौन सा लिया? इस साल के रेट्स वाला। इस साल के रेट्स वाला क्यों लिया? क्योंकि FIFO है, FIFO मेथड। कुछ समझ आया? पूछ लीजिए। 2130 में 2130 कौन से वाला? हाँ जी, इसमें ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट है। हाँ जी, ये हमने देखा इस साल हमने कितना कंज्यूम किया है, तो उसके लिए ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस साल में टोटल मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है ना, इस साल में टोटल मटेरियल, तो टोटल मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर होगा। फिर ही तो इस साल का आया। लेकिन ये आया है, इसको हम बोलते हैं इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड पिछले रेट पे। ये क्या है? इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड पिछले साल के रेट पे। इसमें से अलग कर दिया पिछले ओपनिंग, बाकी ये अब इस साल का मटेरियल कंज्यूम्ड है एक्चुअल, एक्चुअल। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट लॉस में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हमने सिर्फ इस साल वाला रेट यूज करना है। इस वाला मटेरियल कंज्यूम्ड में इन दोनों को ऐड करके जो मटेरियल कंज्यूम्ड आया और इस वाले मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या फर्क है? ये एक्चुअल है जिसमें ओपनिंग भी शामिल है, ये सारा इस साल के रेट पे है। इसको हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज करते हैं, ये एक्चुअली मटेरियल कंज्यूम्ड में जाता है। डन जी? प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चले, अब क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर क्या है परचेजेस में? बैलेंसिंग फिगर क्या है परचेजेस? वो कितनी है? 2263 2263 लीजिए जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेल भी आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आ गया। अब क्या करना है? अब बाकी के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस उसने रिक्वायरमेंट में हमें क्या बोला था? कैश बजट बनाने को। तो हम कैश बजट यहां तक बनाएंगे, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चले लगे हाथों कैलकुलेट कर। मुझे बताइए, अब ये जो ऑपरेट बाकी एक्सपेंसेस की वर्किंग है, ये यहीं पे कर लें कि यहां पे नीचे कर लें? कर लेते हैं लगे हाथों, वर्किंग ही है। नीचे टाइम भाई आपको ये पता है ना कि हमने एक्सपेंसेस की वर्किंग शो करवानी होती है, वो चाहे तो आप कैश बजट के अंदर ही कैलकुलेट करवा दें कैसे एक्सपेंसेस की वर्किंग है, और चाहे तो वर्किंग के तौर पे अलग से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया हमारा। अब लेबर कितनी है जी? लेबर बताइए। लेबर में क्या है जी? 4000। पिछले साल की लेबर 4000 इंटू 0.3 पिछले साल की लेबर आ गई, इंटू ग्रोथ रेट। क्या कोई और इफेक्ट है? किस चीज का इफेक्ट है? इन्फ्लेशन कितने? 1.06। क्या कोई और इफेक्ट है? एडजस्टमेंट है? ग्रोथ रेट आ गई जी। बस पक्का? चले जी, इसको करें क्लोज। बताएं कितना आया? 1355 1355। ओके, चेक पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, एफओएच डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 70 थी, याद है? 100 का 0.7, 100 का 0.7, 70। और क्या था? अदर फिक्स्ड, वो कितने हैं? कहां बताया था उसने? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में टोटल थे 4000 इंटू 0.2, ये आ गए हमारे
FOH, फिर इसके बाद फिक्स FOH कितने थे, कहां बताया उसने ब्रेकअप, FOH का ब्रेकअप कहां बताया, all operating 20% of factory overhead are fixed. ट्वेंटी परसेंट फिक्स्ड है, फिक्स 4000 इंटू 0.2, ये आ गया टोटल एफओएच, 20% फिक्स्ड है इंटू 0.2, 20% आ गया, फिक्स आ गए, टोटल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, और अब इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है, कितने थे -70, तो कितना आ गया 90, ये आ गया 90, डन जी, कैलकुलेशन कर लें इन्फ्लेशन का, हाँ इन्फ्लेशन का तो रह गया, कितने परसेंट इन्फ्लेशन है, ये टोटल है, इसमें से 70 गया फिक्स एसेट, ये डेप्रिसिएशन वाला, और जो बाकी है उसको किससे क्या करना है, इनटू 1.5% के हिसाब से, लगभग 95, 94.5, 95 एक ही बात है, ठीक है। ये -70 क्यों किया, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम। वेरिएबल कैसे होगा, 4000 इंटू 0.2 टोटल ओवरहेड, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 0.2 टोटल ओवरहेड इंटू 0.8 वेरिएबल, और क्या करना है, इंटू ग्रोथ रेट 1.065, ग्रोथ रेट का इंपैक्ट आ गया, और इनटू इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, यस आएगा। ऊपर क्यों नहीं ग्रोथ का इंपैक्ट डाला, फिक्स्ड है, फिक्स में ग्रोथ का इंपैक्ट नहीं आता, कैलकुलेशन करें 716, ये लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक पॉइंट है, सब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, सिंपल कैश बजट, कैश है क्या 2351, ये क्या है एज इट इज आ जाएगी। अब असल क्या, ये हमारी वर्किंग थी समझ लीजिए। अब असल कैश सेल्स कितने 2351, जब आप एक्सपर्ट हो जाए ना, जब ग्रिप स्ट्रांग हो जाए, तब आप चाहे ये सारी वर्किंग इसके अंदर ही फिट कर लीजिएगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अभी स्टार्ट में आपको अलग अलग करवा रहा हूँ, मेरी मशवरा भी यही अलग अलग करें, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस बजट और कैश बजट दोनों दे देता है, तो वहां पे आप उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे। क्रेडिट सेल कितनी है, ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल, यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो इसमें क्या करना है, ओपनिंग डेटर्स ऐड क्रेडिट सेल माइनस क्लोजिंग डेट। तो बताइए ओपनिंग डेटर्स कितने हैं, पिछले साल के कितने थे क्रेडिट, 7500 का 70% थे, तो पिछले साल ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, पिछले साल की क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पिछले साल के डेज कितने थे 45, इस साल के 30 है 45, तो बताइए 7500 इंटू 0.7, ये 0.7 क्यों किया मैंने 7500 को, क्रेडिट सेल निकालने के लिए। ये मेरे पास क्रेडिट सेल आ गई, समझे कैलकुलेशन को, क्रेडिट सेल आ गई डिवाइडेड बाय 360, एक दिन की सेल आ गई, मल्टीप्लाई 45, मेरे पास ये डेटर्स का बैलेंस आ गया। जितना भी आया मैं एक ही झटके में कैलकुलेशन करूंगा। अब क्या, ये ओपनिंग बैलेंस है, ऐड क्रेडिट सेल, याद है ना टी काउंट, ओपनिंग बैलेंस, फिर इसके बाद क्या करना है, क्रेडिट सेल कितनी है जी, ये पड़ी है 52, ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, फायदा हो गया प्रॉफिट लॉस का, और माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है 5237 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये 45 डे 30 डेज फर्क समझ रहे हैं, उसने बोला था पॉलिसी चेंज कर दिया। बताया कितना आया 4557, 5457, डन जी। कैलकुलेशन कर लें, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से देखें।
ओके, आगे चलें। अब क्या है, कैश पेड फॉर मटेरियल, मटेरियल मतलब क्रेडिटर कह रहा है, ये भी कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे वो कैलकुलेट हुआ पर ओपनिंग एड परचेजेस, ओपनिंग क्रेडिटर कैसे होगा, ओपनिंग क्रेडिटर ऐसे ही है। ये क्या है, कैश पेड फॉर मटेरियल का मतलब क्या है, कैश पेड टू क्रेडिटर। कैश पेड टू क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है जी, परचेजेस तो ये आ गई हमारे पास, क्लोजिंग भी आ जाएगा इसी से। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, क्या उसने कहीं बैलेंस दिया, क्रेडिटर का बैलेंस दिया, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, वो तो वो इन्वेंट्री का बैलेंस है 152, क्रेडिटर का बैलेंस नहीं दिया, पहले इस पॉइंट पे समझें आप, उसने जो बैलेंस दिया वो इन्वेंट्री का दिया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस नहीं दिया। क्रेडिटर का बैलेंस हमने कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें, पिछले साल का क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सोच लूं। क्रेडिटर यानी हमें ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस चाहिए ना, भी सारी गेम इधर ही है, हमने कैश पेड कैलकुलेट करना है, उसके लिए 3 चीजें चाहिए, ओपनिंग क्रेडिटर, एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर इस साल की परचेज से आ जाएगा, इस साल की परचेज हमारे पास दी हुई है, मसला सिर्फ किसका है, ओपनिंग क्रेडिटर्स का। अब ओपनिंग क्रेडिटर्स का है तो फिर कैसे कैलकुलेट होगा भला, हम क्रेडिटर का फर्ज कीजिए अकाउंट बनाएं, पिछले साल का क्रेडिटर्स का अकाउंट, तो कैसे आएगा, ओपनिंग एड परचेजेस, ठीक है, माइनस कैश पेड और क्लोजिंग, ऐसा ही है। हमें असल में ये फिगर चाहिए, क्योंकि इस फिगर से हम रेशियो की बेस पे कैलकुलेशन कर लेंगे। परचेजेस कैसे कैलकुलेट, अब ये परचेजेस कहां से आएगी, इन्वेंट्री के अकाउंट से, शाबाश। परचेजेस की फिगर कैसे कैलकुलेट होगी, पिछले साल के इन्वेंट्री के अकाउंट से। देखें, ओपनिंग एड परचेजेस माइनस कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये समझे, ये फिगर हमें चाहिए। कौन सी फिगर चाहिए, यहां पे कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट इधर ही आ जाए। अब बाकी आसान, ओपनिंग बैलेंस कितना उसने खुद से दिया। अब समझ आई पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस उसने क्यों दिया था, क्योंकि पिछले साल का हमने इन्वेंट्री अकाउंट बनाना था। इन्वेंट्री अकाउंट पिछले साल का क्यों बनाना था, परचेजेस की फिगर कैलकुलेट करनी थी। क्यों, क्या मटेरियल कंज्यूम्ड परचेजेस नहीं होता, नहीं, मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो तो मटेरियल कंज्यूम परचेजेस नहीं होता। अब बहुत आसान हो गया, कैसे, ओपनिंग 152, कंज्यूम्ड कितना 2000, ये 2000 कैसे आया, 4000 की जो 5:3 रेशो दी थी उसने मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मटेरियल कंज्यूम्ड 2000 है। क्लोजिंग कितना आया 2000, कितने दिन थे 360 इंटू 45 250। 250 देखिए कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ आ रही है। ओपनिंग बैलेंस उसने खुद से दिया था, मटेरियल कंज्यूम्ड भी उसने खुद से दिया था, ओपनिंग बैलेंस भी खुद से दिया हुआ, मटेरियल कंज्यूम्ड भी खुद से दिया। कंज्यूम्ड से हमने रेशो कैलकुलेट करते क्लोजिंग बैलेंस निकाला, फिर हमारे पास आ गई परचेजेस। ये परचेजेस कौन सी हैं, पिछले साल की, देखे कितना है 2098, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब क्या करना है हमने, हाँ पॉलिसी लगानी है 30 डेज की। ये परचेजेस है 2098, तो ओपनिंग क्रेडिटर अब कितने आएंगे। अब देखिए मटेरियल कैसे कैलकुलेट हो रहा है भाई, पिछले साल की परचेजेस
2098 डिवाइडेड बाय 360 कितने दिन थे? 30। और इस साल कितने हैं? 50। ये 30 आ गया। ये पिछले साल का क्लोजिंग पेबल प्लस इस साल की परचेजेस 2263 माइनस इस साल का क्लोजिंग पेबल 2263 डिवाइडेड बाय 360 15। 2344। रुक के फिर से चेक कर लें क्या किया हमने इसमें। उसने हमसे क्रेडिटर्स की फिगर कैलकुलेट करवाई। कैसे कैलकुलेट की हमने? ओपनिंग ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अब परचेजेस और क्लोजिंग तो बहुत आसान है। कैसे? दी हुई है, परचेज पर से कैलकुलेट कर ली। असल कहानी सारी क्या है इसमें? ओपनिंग क्रेडिटर कैलकुलेट करना। ओपनिंग क्रेडिटर कैसे होगा? उसके लिए पिछले साल की परचेज चाहिए। पिछले साल की परचेज कैसे कैलकुलेट हुई? पिछले साल की परचेज हमें क्यों चाहिए? ओपनिंग क्रेडिटर्स के लिए। ओपनिंग क्रेडिटर्स के लिए पिछले साल की परचेज चाहिए। ओपनिंग क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट हुए? उसने नहीं दिए हुए थे। पिछले साल की परचेज से पिछले साल की परचेज कैसे कैलकुलेट हुई? इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री देखे कैसे बनी है? ओपनिंग दिया है, कंज्यूम दिया है। कंज्यूम से हमने बैलेंस निकाला, रेशो दी थी। बैलेंसिंग फिगर परचेजेस, परचेजेस से फिर क्रेडिटर। घूम घुमैया है लेकिन लिंक बन रहा है। काउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना? क्रेडिटर और इन्वेंट्री का डायरेक्ट ताल्लुक है। इस 30 और इस 15 को नेट कर दे, ये कह रहे हैं। शाबाश आपकी साइंस पे। फिर कैसे कह रहे हैं? आपके जहन में जो कैलकुलेशन आ रही है आप कर लें, अगर उससे आंसर ठीक आता है ओके, एक दफा करके देख लीजिएगा। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्या है? लेबर। भाई यहां तक क्लियर है? बाकी कुछ नहीं दिया गया। लेबर किधर है? लेबर का क्या कह रहा था? साथ साथ पेमेंट करनी है, तो बाकी सारा तो फिर एज इट इज रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लेबर आ जाएगा 1355। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, पेबल नहीं है इसका। चले फिर लेबर आ गया डायरेक्ट 1355। और क्या आ गया? FOH डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अदर फिक्स आएगा 95 और वेरिएबल आएगा 716। इसमें मैंने आपको बताया चाहे अलग से कैलकुलेशन कर ले चाहे इसके अंदर भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताया था उसने सारे के सारे फिक्स्ड है ना। ऑपरेटिंग 1250, तो इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। इस हाँ सॉरी डेप्रिसिएशन 1250 माइनस डेप्रिसिएशन 30 थी ना, 70 उधर चली गई थी, इनटू 1.05। ग्रोथ का इंपैक्ट तो नहीं आएगा, फिक्स्ड है 1281। ये लीजिए। अब आपका वो फेवरेट एडजस्टमेंट क्या? नेगेटिव वाले लाइन आइटम्स है ना। मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, बाकी सारे आपको तो एक्सपेंस ही है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा। ये इनफ्लो, ये आउटफ्लो। नेट कितना आता है? जितना भी है। मैच का रेस्ट्रिक्शन के साथ मैच होता है। कुछ समझ आया तो मुझे बताइए। अब जरा जब कभी कोई भी क्वेश्चन करें ना बजटिंग का, उसके बाद रुक के सोचे इसमें सबसे अहम एडजस्टमेंट कौन कौन सी थी, और उन एडजस्टमेंट की समरी आपने कहीं भी अपने नोटबुक में लिख लेनी है, किसी सफे के ऊपर लिख देनी है, ये आपके रिवीजन नोट होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट कौन सी थी?
2017 की इन्वेंट्री लेके जो परचेज निकाली थी, इन्वेंट्री से जो परचेजेस कैलकुलेट, तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया वो मुश्किल नहीं था। कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट एवरेज करके निकालना है किस में नहीं बताया होगा। हाँ कैश का क्रेडिट का, शाबाश। इसके अलावा हाँ ओपनिंग मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन भी नहीं, मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन भी आपको टेक्निकल नहीं लगी कि उसमें ओपनिंग को अलग करना है रिमेनिंग को अलग, ठीक है। अच्छा मटेरियल कंज्यूम्ड में हम ओपनिंग को अलग कर देते हैं, रिमेनिंग में इन्फ्लेशन के रेट लगाते हैं, लेकिन एक कैलकुलेशन आती है जिसमें टोटल पे इन्फ्लेशन के रेट लगा देते हैं, वो किस लिए है वाला? हाँ वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में इसी साल का रेट आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए ये ध्यान में रखिएगा, ये हमने 2343 ये वाला मटेरियल कंज्यूम नहीं कैलकुलेट यूज किया, ये ध्यान में रखे। ये 2318 है, ये 2343 डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? इसमें ओपनिंग भी पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा करंट ईयर का। ओके इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए। अच्छा मुल्तान स्टार वाला क्वेश्चन तो रह गया, मुझे लगता है ये किसी दिन हमें कोई एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़नी है कि 3-4 क्वेश्चन सारे इकट्ठे निपटा दे जाए, क्या कहते हैं? नहीं आज ही कहाँ होना है, आज तो अगली क्लास का टाइम। इसमें मैं एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, करवा भी दूंगा बेफिक्र है। इसमें सिमिलरली देखें उसने रिक्वायरमेंट में क्या बोला, बेसिक प्रॉफिट लॉस यूनिट्स की करवा दूं, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज तो आप नोट करें, पहली चीज ये कि सेल्स में कैश और क्रेडिट का ब्रेकअप नहीं दे रहा, प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप दे रहा है। पहले तो मैं ये चाहता हूं आप इसको समझे, क्वेश्चन की नेचर को समझे। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कैश सेल, कुछ क्वेश्चन में कैश सेल और क्रेडिट सेल का ब्रेकअप देता है, टोटल सेल को ब्रेकअप करवाता है दो हिस्सों में डिवाइड, किस में? कैश में और क्रेडिट में। कुछ में प्रोडक्ट्स देता है, एक प्रोडक्ट नहीं, दो है, दो नहीं तीन है, 2 या 3 ऐसे ही है कि आपने सोचा कि कब ये वो काम करता है, कब वो कैश और क्रेडिट सेल का ब्रेकअप बनवाता है और कब इस सेल के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल करवाता है। ये सोच इस तरह के आपने नोट किया है ना क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने कैश और क्रेडिट सेल नहीं बोला, उसने बोला पहले बोला के 100 प्रोड्यूस करा, देखा के 50 भी है, फिर कहा कि पुराना जो है एडिशनल है वो पुराने रेट पे भी है। क्यों? रिक्वायरमेंट देखें, जब वो कैश बजट बनवाना होता है ना उसने, तो अमूमी तौर पे वो सेल्स को कैश सेल और क्रेडिट सेल में बाइफरकेट करवाता है, और जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस बजट बनवाना होता है ना, तो फिर वो कैश सेल क्रेडिट सेल में नहीं करवाता, फिर वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में करवाता है, उनमें प्राइस फिर ऊंच नीच करवाता है। उसकी साइंस समझे जरा उसकी साइंस क्या है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लें, कोई भी क्वेश्चन रैंडम बेसिस पे, वो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने सेल्स को प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, मतलब क्या करवा रहा है वो? प्रॉफिट लॉस बजट। देखिए रिक्वायरमेंट में देखिए प्रॉफिट लॉस बजट है ना, कैश बजट नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस बजट, ओके। अब क्या करना है हमने, ये प्रॉफिट लॉस बजट वाला क्वेश्चन हमारा निस्बतन शॉर्ट होता है, क्योंकि कैश बजट में हमने कैश भी बनाना है, प्रॉफिट लॉस भी, जबकि प्रॉफिट लॉस वाले में सिर्फ प्रॉफिट लॉस। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, सेल उसने दी पिछले साल की, इसमें ट्विस्ट है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट पढ़ा है आपने? लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, कम होते। कभी मटेरियल की कमी होती है हमें, कभी लेबर की होती है, कभी एफओएच। इस क्वेश्चन के अंदर उसने एफओएच की जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बताया है मशीन आवर्स, कि हमारी मशीन मैक्सिमम इतने आवर्स चल सकती है, ठीक। During the year, MS operated at 80% of its machine production capacity. It manufactured and sold 72,000 units of K100. Each unit of K100 requires 3 hours of machine time. इस पूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया भला, उसने आपको इसकी कैपेसिटी बताई है। कैलकुलेट करें कैपेसिटी कितनी होगी, कि आवर्स में कैलकुलेट करना है, आवर्स में। आवर्स में कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी है जी, इसको मैं रेज कर रहा हूं, इरेज कर दूं मैं,
यहाँ पे वर्किंग करेंगे मुल्तान से। टोटल देखें यूनिट्स कितने बनाए 72,000, कैपेसिटी इज इक्वल टू 72,000। एक यूनिट कितने घंटे में बनता है 3 आवर्स में, और टोटल कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई 80%। तो टोटल मशीन आवर्स कितने आए, कितने आए 270,000। ये हमारी टोटल कैपेसिटी है आवर्स की। डन जी 270,000। अब इसने कहा क्या, उसने बोला इस साल मैंने कुछ K50 के यूनिट्स भी बनाए हैं और कुछ K100 के भी। प्रॉब्लम ये है, वो ये कह रहा है कि टोटल डिमांड ज्यादा है कैपेसिटी से, तो मैंने मार्केट से भी चीजें खरीदी हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है, मार्केट से। ओके मार्केट से चीजें खरीदी हैं, तो कितनी खरीदी है, वो कहता है कि जितने यूनिट्स है ना, इसमें पहले K50 पूरी करवाओ। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मैं पहले आपको इस क्वेश्चन को रीड करवाता हूं सारा। यहां पे देखिए सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सारा नॉर्मल प्रॉफिट लॉस है ना पिछले साल का, कोई अब चीज तो नहीं है। यहां पे उसने बताया है मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है जो हमने कैलकुलेट कर ली 270,000। डन। कह रहा है 80% कैपेसिटी पे काम किया और हमने 72,000 यूनिट्स बनाए जिनमें 3 घंटे लगे थे। इसका मतलब है 80% पे 72,000 बनते हैं, तो 100% में कितने हो गए 72,000 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स में कैपेसिटी आ गई, जो कि हमारे पास 270,000 है। अब 2.5 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ K100। ये 2.5 kg ध्यान में रखिएगा मटेरियल। ये इंफॉर्मेशन पता है हमारे किस काम आएगी, 2.5 kg मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मुझे बताइए इंफॉर्मेशन किस काम आएगी। लिमिटिंग फैक्टर तो मशीन का है, ये तो मटेरियल का है। ये मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए, किस लिए, जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए होंगे, जितने यूनिट्स टोटल यूनिट फिनिश प्रोड्यूस किए होंगे, उनको हमने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 1 किलो के रेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर कोई और एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन वगैरह लटरम पटरम दी हुई उससे मल्टीप्लाई कर देना है। भाई समझे ये इंफॉर्मेशन किस काम आएगी। ठीक है, each unit of K100 requires 3 labor hours। अब ये मटेरियल की, अब लेबर की है। अब ये इंफॉर्मेशन किसका, लेबर इज हायर्ड अंडर ए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच MS हैज टू पे फॉर ए मिनिमम ऑफ 250,000 labor hours। However, each hour exceeding 250,000 hours would be paid at 2 times of standard labor। कह रहा है हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट ऐसा है, कहना भाई कुछ काम करवाएं या ना करवाएं, आपको 2.5 लाख लेबर आवर्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप 1 लाख आवर से काम करवाएं, चाहे 1.5 लाख आवर से काम करवाएं, चाहे 2 लाख आवर से काम करवाएं। यही वजह है कि पिछले साल 25 मिलियन पे किया है। और ये कितना भला, ये 2.5 लाख लेबर आवर्स के कितने पैसे हैं भला, यानी मिनिमम जो हमने पे करने ही करने हैं 2.5 लाख लेबर के, टोटल कितने हैं 25 मिलियन। ये कैसे पता चला, पिछले साल कितने लेबर आवर यूज हुए थे बताएं जरा। इस एग्रीमेंट, इसके नेचर को समझे। क्या कह रहा है, कह रहा है भैया काम चाहे कम करवाएं चाहे बराबर करवाएं, आपको 2.5 लाख लेबर के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ज्यादा काम करवाते हैं तो 2.5 लाख तक के फिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऊपर का डबल रेट देना पड़ेगा, डबल रेट, 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर। भाई बात समझे। इसमें जरा मुझे ये बताइए, पिछले साल जो हमने काम करवाया है, ये पैसे दिए लेबर, ये 2.5 लाख लेबर आवर से कम के पैसे हैं, बराबर के ज्यादा के। पिछले साल हमने लेबर से काम करवाया, कुछ प्रोडक्शन की ना, बात समझे, प्रोडक्शन की, तो कितने आवर्स काम करवाया, पूरा नहीं करवाया। हमारे यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए थे 72,000। एक यूनिट पे कितने लेबर आवर लग रहे हैं 3, तो पिछले साल कितना काम करवाया
2,16,000। एग्रीमेंट क्या कहता है कि 2,50,000 से कम काम करवाया ना तो फिर भी पैसे 2,50,000 के पूरे देने पड़ेंगे, ज्यादा करवाया तो एक्सेस वाला डबल पे जाएगा। तो मुझे बताइए पिछले साल हमने कितने पैसे दिए? 25 मिलियन, 2.5 लाख। तो बताइए जरा एक लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है? 100। कैसे आया 100? 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 250,000। सवाल मेरा ये है, एक्चुअली काम तो 2,16,000 करवाया है, पैसे 2,50,000 के क्यों दिए हैं? मिनिमम देने ही देने। इसलिए हमने इस कॉस्ट को 2,16,000 से डिवाइड नहीं किया, एक्चुअल से नहीं किया, किससे किया है? हाँ, ये जितने की कॉस्ट स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करने। तो अब इसका मतलब है इस साल भी हम आज कैलकुलेट करेंगे और जितने आज 2.5 से ज्यादा होंगे, 2.5 तक के 25 मिलियन, 2.5 लाख से ऊपर के 200 के हिसाब से जितने हम प्रोड्यूस करेंगे। भाई ये बात समझ आ गई? ये इसको फिर पढ़ लें, फिर से बताइए ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी? टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा चीजें चाहिए तो हम मार्केट से खरीदने हैं। ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी? लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें ट्विस्ट क्या है? उसने एक मिनिमम रेट एग्री किया हुआ, मिनिमम अमाउंट, वहां तक के पैसे पूरे देने पड़ेंगे, उससे ऊपर डबल रेट में, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या है? 200। डबल रेट कितना है? 200, स्टैंडर्ड 100। भाई क्लियर? फिर क्या कह रहा है? 20% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। वो कह रहा है 20% जो है टोटल का, ये टोटल में इसका 20% फिक्स है और 80% क्या होगा? वेरिएबल। एट सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ऑल सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, सारे सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, ये वेरिएबल में एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आर, इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। गुड न्यूज क्या? रॉ मटेरियल का मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, जो सोल्ड है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एमएस वुड इंट्रोड्यूस द मिनी वर्जन ऑफ K100 अंडर द नेम ऑफ K50। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक ही करते हुए प्रॉब्लम हुई थी, इंफॉर्मेशन बार बार ढूंढनी पड़ी थी। मटेरियल कहीं पे था, लेबर कहीं पे था, ओवरहेड कहीं पे था। MS would introduce the mini version of K100 under the name of K50. Demand for K50 is expected to be 25,000 units. Selling price of K50 would be 750. इसका मतलब है इस साल हमारे पास K50 की सेल आएगी तो क्या होगा? 25,000 इंटू, देखिए यही सेल आएगी, यही से। फिर इसके बाद introduction of K50 would not affect the existing demand for K100. would not affect the existing demand of for K100 का मतलब पता है क्या है? कि K100 जितना पिछले साल सेल किया था उतना ही इस साल सेल करना है, यानी इस साल उतना ही सेल करना है, लेकिन K50 भी आएगा। और कह रहा है इन एडिशन MS has entered into a contract with a new customer for supply of 10,000 units of K100 at the लास्ट ईयर्स प्रिवेलिंग प्राइस। ये असल में उसने ये इंफॉर्मेशन दी है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये सेल्स का ब्रेकअप दिया है। फर्स्ट और सेकंड में सेल्स का तीन तरह की सेल आ गई। एक आ गई 10,000 नया कस्टमर जिसको पुराने रेट पे देंगे। पुराना रेट क्या था सेल का भला? 1250। कैसे कैलकुलेट किया? 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 72,000, टोटल सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है, तो ये तीन तरह की सेल क्या आएगी? एक K100 की सेल एडिशनल कस्टमर को, यानी 10,000 इंटू 1250। फिर क्या आएगी? K100 की रेगुलर सेल, वो कितनी है? वो क्या है? 72,000 इंटू 1250 इंटू नीचे चेंज हुआ है 5% है गालबन, 1400 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? कैलकुलेशन समझ आ रही है कि हवाई कैलकुलेशन है?
पक्की बात, शाबाश, कंसेप्ट पक्का है तो समझ आ रहा है। और फिर तीसरा क्या है, K50। K50 कैसे आएगी? K50 के यूनिट्स हैं 25,000 इंटू 750। भाई सेल्स हो गई टैली, पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ओके। एनी कंस्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ K100। कह रहा है K100 की प्रोडक्शन कम करेगा, लेकिन ऊपर तो कह रहा है कि डिमांड उतनी है, तो प्रोडक्शन कम करेंगे तो फिर क्या होगा? कह रहा है जितनी कम एनी शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन वुड बी मेट बाय परचेजिंग इट फ्रॉम मार्केट एट ए प्राइस ऑफ 1200। ये है सबसे अहम स्टोरी का पार्ट, सबसे अहम ये है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? अब देखिए मसला क्या है, पहले बिजनेस प्रॉब्लम समझे। बिजनेस प्रॉब्लम ये है, हमने पिछले साल 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, एक तो इस साल 10,000 यूनिट K100 के बढ़ गए, तो 80% कोई 90 के करीब पहुंच गई होगी। और फिर हमने K50 भी लॉन्च किया। अब वो जो पिछले साल 80% थी, इस साल दो फैक्टर्स की वजह से बढ़ी, K100 भी बढ़ गया, K50 वो कोई 120 पे पहुंच गई होगी, जितने पे भी पहुंच गया, 100 से ऊपर चली गई, ऐसा ही है। अब करना क्या है हमने? कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं सकते, बाहर से खरीदना है। बाहर से क्या खरीदना है? K50 के K100। कह रहा है नई प्रोडक्ट तो नहीं, पुरानी चीजें मिल जाएंगी आपको K। तो अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि कितने हमें यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? कितने यूनिट्स परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है? कितने बनने पड़ेंगे? एक कैपेसिटी बताएगी। कैपेसिटी कितनी है? 270,000। इस कैपेसिटी के अंदर दो आएंगे K50, ये कैपेसिटी एलोकेट होगी K50 को और K100 को। K50 पे कितने आवर्स लगेंगे? K50 पे लगेंगे 25,000 इंटू 1.5, 37,500, 37,500, ठीक है? बाकी कितने रह गए? 2,32,500 कैसे आया भला? ओके, बाकी आए 2,32,500। तो ये जो 2,32,500 आवर्स इधर लगेंगे, इनमें यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे? इनको डिवाइड कर लेना है 3 से। किससे डिवाइड कर ले? क्योंकि देखें यूनिट्स को आर से मल्टीप्लाई करें फिर टोटल आवर्स आते हैं ना। यहां पे टोटल आवर्स हमारे पास हैं कि मैक्सिमम K100 में हम इतने आवर्स यूज कर सकते हैं, एक पे 3 लगते हैं, तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे? ये कैलकुलेट करें। ये कितना? 77500। ये है हमारे पास जो इस साल हम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। पहले यहां तक देखे, साइंस समझ आ रही है, सारी स्ट्रक्चर समझ आ गया। ट्विस्ट क्या बाकी है भाई? पिछले साल बेचे थे 72, 10,000 का नया कस्टमर आया, कितने हो गए? 82। हम बना सकते हैं 77,500। रिक्वायर्ड कितने चाहिए? 82। बना कितने रहे हैं? 77। तो शॉर्टफॉल 4,500 कहां से लाने हैं? परचेज कर रहे हैं। किस रेट पे? 12 पे। मल्टीप्लाई करें 12, ये आपका आ जाएगा परचेज फ्रॉम मार्केट। देखिए यही आता है भाई, बात समझ रहे हैं? सेल कैसे पूरी करवाई आपकी? 3 हिस्सों में। K100 सब्सिडाइज्ड एट 10,000 वाला कस्टमर, K50 डन, सेल ओके। अब परचेजेस मार्केट से कितना किया वो भी क्लियर हो गया। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। टोटल कैपेसिटी
K50 पे कितनी लगाई, बाकी K100 पे लगाए, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, K100 के यूनिट्स कितने चाहिए एडिशनल डिमांड समेत। शॉर्टफॉल ये है जो मार्केट से परचेज करना है। अब आपने क्या करना है भला, अब आपने इस और इस कैलकुलेशन करनी है, यानी मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन होगी, दो हिस्सों में होगी, दिस प्लस दिस, यानी मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैलकुलेट करेंगे, फिर लेबर भी इसी तरह, एफर्ट्स भी इसी तरह। मिसाल के तौर पे मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करते हैं, बताइए कितना मटेरियल चाहिए, कितने किलो चाहिए, इतना मटेरियल चाहिए उसे रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही होगा। अब हम क्या कर रहे हैं भला, जो बाजार से खरीदना था वो तो हमने ले लिया, अब खुद का बनाना शुरू करें। खुद का बनाएंगे तो मटेरियल चाहिए, हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, इस पे जितना मटेरियल लगेगा इस यूनिट पे, और इस यूनिट पे जितना मटेरियल लगेगा, कितने है ये यूनिट, ये आर है, ये यूनिट है, इस यूनिट पे जितना मटेरियल लगेगा प्लस इस यूनिट पे जितना मटेरियल लगेगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठक ठक ठक। अब क्या करना है, अब देखें मटेरियल कंज्यूम्ड 25,000 इनटू कितना मटेरियल लगता है 1 के 1.5 1 के जी मुझे दिखाए फिर मानूंगा। के फूड रिक्वायर्ड 1 kg, ठीक है 1 इंटू 1, फिर क्या होगा प्लस ये तो हो गया K50। अब K100 का भी लिखवाएं, वो कितना है, ये नहीं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद से, वो तो खरीदा भी था 77,500 इंटू इस पे कितना मटेरियल लगता है 2.5, ये आ गया आपका टोटल केजी जो चाहिए। इसमें साइंस बस यही थी, ये कैलकुलेट करना साइंस थी बस, और कुछ नहीं है। टोटल केजी आ गया, रेट कितना है 1 kg का, कैसे पता चलेगा पिछले साल 1 kg का रेट कितना था। हाँ मटेरियल टोटल 36,000 है, डिवाइड करें किसके साथ करेंगे है, हाँ वो तो 1 किलो का रेट कैलकुलेट करके दिखाए, मैं मान जाऊं अभी आपको पिछले साल का क्या था। 1 किलो का रेट कैलकुलेट करके दिखाए 36,000 डिवाइडेड बाय 72,000 मल्टीप्लाई बाय एक फिगर, पिछले साल का किलो का रेट, मटेरियल किस भाव था पिछले साल, 1 किलो का रेट क्या था 200। पिछले साल किलो का रेट क्या था, हम किलो का रेट कर करें, एक यूनिट का नहीं, ये आएगा 36,000 क्योंकि जब रेट कैलकुलेट करते हैं राउंड ऑफ नहीं करते, बताया हुआ आपको, डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ठीक है। यानी कैलकुलेशन ये आएगी कैसे, यहां पिछले साल का रेट कितना है इनटू पिछले साल का रेट, पिछले साल का रेट कितना है 90,000 डिवाइडेड बाय, ओ 30 क्यों आ जाता है मेरे जहन में बार बार, 36,000 डिवाइडेड बाय 72,000 से यूनिट्स, लेकिन 1 यूनिट पे 2.5 किलो लगता है, ये आया 1 किलो का रेट पिछले साल का, और इस साल इन्फ्लेशन है कोई कितने 5% मल्टीप्लाइड बाय 1.05, देखिए समझ आती है बात। अब इसी तरीके से लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन, लेबर में आवर्स हो, केजी के बजाय आवर्स होंगे, और
वेरिएबल ओवरहेड्स में मशीन आवर्स होंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें सबसे अहम के कर दूं अगर कैलकुलेट, अगर आधा घंटा मजीद बैठ सकते हैं तो नहीं, ये कह रहे हैं नहीं कर दें सर, कर लेंगे, पक्की बात है। चले इसको नोट कर लें, पिक्चर ले लीजिएगा, ताकि अगर नेक्स्ट लेक्चर में फर्ज कीजिए आपसे नहीं होता तो यहां तक तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उससे आगे ठीक आगे तरीका का समझ आ गया ना। लेबर का अगर कैलकुलेट कर देना मुझे मजा ही आ जाए, रहने दें, मर्जी है आपकी। चले करना लाजमी है इसको, ठीक है। मैं भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नहीं कि जान बचाने के लिए, इसलिए कि जो कैलकुलेशन स्टूडेंट खुद अपने हाथ से करके समझे वो बेहतर है उस कैलकुलेशन से जो उस्ताद समझाए। हमने बेसिक कंसेप्ट समझाने तो बेसिक इस बजटिंग के मैंने जितने जरूरी थे कंसेप्ट समझा दिए, सवाए सर्विस सेक्टर की बजटिंग सिखानी है, बाकी आपको इसके सिखा दी है। तो अब जो कैलकुलेशन आप खुद से समझ लें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो मैं चाहता हूँ पहले आप खुद कर लें, फिर उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, होम साइड में बाकी के 2 क्वेश्चन थे, उनमें कोई प्रॉब्लम थी? सर उसने लिखा हुआ था 60 डेज बाद पे करते हैं, तो मैंने 50-50 किया, तो मैंने 2 माह बाद ही किया था। 60 डेज के बाद? उस 60 डेज में 50-50 थोड़ी करना था। भाई कह रहे हैं 60 डेज क्रेडिट पॉलिसी दी थी। पहले तो मुझे ये बताइए, सच याद आया, इस क्वेश्चन में भी एक जगह 45 डेज का जिक्र आया था, तो हमने पेमेंट को वो 2 हिस्सों में तो नहीं किया था। वो जो मैंने आपको बताया था कि जब भी 15-45 वो एक ही साल था, शाबाश। वो करते हैं मंथ वाइज, जब मंथ वाइज हमें वो डाटा देता है फिर हम उसको डिसाइड करते हैं कि 2 से। तो उन्होंने कहा सर एक क्वेश्चन मंथ वाइज वाला था, उसमें 60 डेज दिए हुए थे क्रेडिट पॉलिसी, तो उसको तो आधा आधा नहीं किया था, उसी पीरियड में आ जाता है 60 डेज। देखें जो 1 जनवरी को सेल हुआ वो कब आएगा भला? सारे का 1 फरवरी। 15 जनवरी वाला कब? 1 मार्च को। 15 जनवरी वाला कब होगा? 15 मार्च को। 30 जनवरी वाला कब होगा? 30। तो जब कभी 30s के मल्टीपल में क्रेडिट पीरियड होगा ना मंथ, तो सारी की सारी अमाउंट एक ही महीने में आएगी। 30 डेज हो, 60 डेज हो, 90 डेज। 30 डेज हो 1 महीने बाद, 60 डेज हो 2 महीने बाद, 90 डेज हो 3 महीने बाद। लेकिन जब कभी 15 के मल्टीपल्स में क्रेडिट पीरियड होगा, 15, 45, 75, जो कि 45 देता है, एक ही दफा सेट किया 45। तो जब 45 डेज का क्रेडिट पीरियड देगा मंथ वाइज, तो आपने कैसे कलेक्शन रिकवरी करवानी है? 50-50, आधा हिस्सा करके, आधा इधर और आधा उधर। जब कभी 45 डेज क्रेडिट पीरियड देगा तो क्या? आधा इधर आधा उधर। और जब 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज देगा, सारे का सारा ही उधर, उसको नहीं आधा आधा करना, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा आज के में। अल्लाह हाफिज़।